वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 करवाया जा रहा है जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि एग्जामाइन करता है कैसे गुड्स और सर्विसेज जो वो क्रिएट किए जाते हैं बहुत से इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए, और जो इनपुट होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसके अंदर जो है वो ये है कि ट्रांसफॉर्म करना रिसोर्सेज को, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इनके ज़रिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनको इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है क्योंकि इन फैक्टर्स के ज़रिए प्रोडक्शन की जाती है गुड्स और सर्विस की, बनाया जाता है गुड्स और सर्विस की। तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस होती है प्रोडक्शन, जो प्रोसेस होता है उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो कि करता है हेल्प फर्म को इन्फॉर्म डिसीजन के हवाले से रिसोर्स की जो एलोकेशन है कि सही जो एलोकेट किया जाए, कहाँ किस रिसोर्स को एलोकेट किया जाए, और जो कॉस्ट मैनेजमेंट होती है। और जो की कंपोनेंट है उसमें ये कि अंडरस्टैंड किया जाए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और फर्म और इंडस्ट्री के दरमियान डिस्टिंग्विश करना इनमें, अच्छा इनके दरमियान फर्म और इंडस्ट्री के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझना भी जो बहुत ज़रूरी है। इन तमाम एलिमेंट्स को एनालाइज करते हुए इकोनॉमिस्ट और जो बिज़नेस मैनेजर्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़, मिनिमाइज़ करते हैं कॉस्ट और मैक्सिमाइज़ करते हैं आउटपुट, और इन्हेंस करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो अब अगर हम फर्म और इंडस्ट्री की डिफरेंस पे बात करें उससे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू। अब अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा कर्व है जो कि इलस्ट्रेट करता है ट्रेड ऑफ और जो मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। असल में ये एक कर्व कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर जो वो ट्रेड ऑफ बताया जा रहा होता है इसके ज़रिए कि दो चीज़ों के लिए नॉर्मली तौर पे इसके साथ दिखाया जाता है कि सेम जो है वो यूज़ करते हुए रिसोर्सेस हम जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, यानी कि एक चीज़ बनाएंगे ज़्यादा तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। इस चीज़ को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए शो करते हैं जब इसका ग्राफ जो है वो बनाया जाता है कि एक चीज़ ज़्यादा बनाएंगे तो दूसरी चीज़ में कमी आएगी। ये चीज़, इस चीज़ को जो है ये ट्रेड ऑफ्स को जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा होता है इसी तरह से, और जो मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। और जो फर्म और इंडस्ट्रीज़ का जो डिफरेंस है इससे हमें क्लैरिफाई होता है स्किल्स और जो स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म होती है, इंडस्ट्री में कई सारी जो फर्म होती हैं, जैसे कि व्हीकल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की अगर इंडस्ट्री है तो उसमें गाड़ियों की ही फर्म्स होंगी। इसी तरह मेडिसिन इंडस्ट्री है तो उसके अंदर मेडिसिन की फर्म्स होंगी। फर्म के अंदर कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं। तो ये होता है फर्म के अंदर। नाउ दी कोर कॉन्सेप्ट्स इन प्रोडक्शन। अब जो कोर कॉन्सेप्ट हैं प्रोडक्शन के उनको अगर हम देखें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये वो तो आपको पहले ही बताया गया था कि वो एसेंशियल इनपुट होते हैं जिनके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को, जिसके अंदर जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाते हैं। ये ज़रूरी है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे फैक्टर्स जो कि एसेंशियल लाजमी हैं प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। और इंडस्ट्री वेरिएशंस आ जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फैक्टर वेरीज बाय इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर वैल्यूज़ लैंड एंड मैन्युफैक्चरिंग एम्फसाइजेस लेबर एंड कैपिटल। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं पर किसी की तो कहीं पर किसी की। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर लैंड बहुत ज़रूरी है। लैंड के बगैर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। जितनी ज़्यादा लैंड होगी तो उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो अच्छी भी होगी और उतनी ज़्यादा पैमाने पे होगी, बड़ी उस पर होगी। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल और लेबर। अब कैपिटल से मुराद जो है उसमें मशीनरी भी आ जाती है, और लेबर से मुराद ज़ाहिर बात है जो
ह्यूमन, मेंटल और फिजिकल एफर्ट होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है एक्चुअली, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वहाँ तो लैंड होगी, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको फैक्ट्रीज़ कहा जाता है। तो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आप देखते हैं काम कर रहे होते हैं, और वो मशीनों पर काम कर रहे होते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लाइक ऑटोमेशन कैन चेंज रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन लेबर। और ये भी हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से भी हम देखते हैं कि चेंज आ रहा है। अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस में चेंज आता जा रहा है। अब जो लेबर के ऊपर रिलायंस है वो कम होता जा रहा है, लेबर की बजाय ज़्यादा कैपिटल के ऊपर रिलायंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि मशीनरी वगैरह के ऊपर रिलायंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग दीज फैक्टर्स की टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन आउटकम। अब असल चीज़ तो यही है कि ऑप्टिमाइज़ किया जाए प्रोडक्शन को, अंडरस्टैंड करें, बैलेंस करें इन फैक्टर्स को कि कहाँ पर कितनी तादाद में कौन से फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कैपिटल और लेबर का इस्तेमाल है, और अगर ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो लेबर बहुत कम होंगे, कैपिटल ज़्यादा होगा। तो बैलेंस करें और ऑप्टिमाइज़ करें इसको, और इसी के ज़रिए जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे इनको तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी, यानी कि कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होगा, और प्रोडक्शन आउटकम भी बहुत ज़्यादा होगी। और अब फर्म और इंडस्ट्री को और ज़्यादा समझते हैं। अब हम डेफिनेशन ऑफ फर्म, फर्म जो है वो क्या है, सिंगल बिजनेस एंटिटी डेट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस टू मीट कंज्यूमर नीड। फर्म एक सिंगल बिजनेस एंटिटी है, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि एक सिंगल बिजनेस एंटिटी है, एक सिंगल बिजनेस एंटिटी जो कि प्रोड्यूस करती है गुड्स या सर्विसेज। अच्छा, गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, सर्विसेज भी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ बन रही हो, ये भी हो सकता है कि वहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ताकि पूरा किया जाए कंज्यूमर नीड्स। तो आपको पीछे भी ये बात बताई गई थी कि फर्म एक होता है, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस यूनिट है, जबकि इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है। एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स शामिल होती हैं प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड। जैसे कि पीछे बताया गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है गाड़ियों की, तो वहाँ पे गाड़ियों की फर्म होगी, सिमिलर या रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। और इसी तरह से मेडिसिन इंडस्ट्री है तो मेडिसिन की फर्म्स होंगी, वहाँ मेडिसिन बनाई जा रही हैं। और इसी से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। और फर्म एंड इंडस्ट्री रिलेशनशिप, आपस में इनका रिलेशनशिप होता है। फर्म ऑपरेट विद इन इंडस्ट्रीज़, एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स आती हैं और इन डिसीजन होते हैं। अब वो जो डिसीजंस होते हैं वो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखकर, कंपटीशन इंडस्ट्री में कितना है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें सो एनालाइजिंग फर्म विद इन इंडस्ट्रीज हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब हमें एनालाइज किया जाता है फर्म्स को एक किसी भी इंडस्ट्री में, उससे हेल्प मिलती है कि इम्प्रूव किया जाए प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्प्रूव किया जाए, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमें पता चलता है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं और किस तरह से कॉम्पीट किया जाए। और इसके अलावा ये कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पूरी की पूरी जो ग्रोथ है इकॉनमी की, वो भी जो है जब फर्म्स की ग्रोथ होगी तो पूरी की पूरी इकॉनमी की भी ओवरऑल ग्रोथ होगी। नाउ द लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न टू स्केल। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स, अब लॉ ऑफ रिटर्न डिस्क्राइब करता है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब हाउ आउटपुट चेंजेस, आउटपुट चेंज ड्यू टू चेंज इन वेरिंग इनपुट लेवल्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि कैसे आउटपुट जो है चेंज होता है इनपुट लेवल के अंदर जो वेरिएशन आता है उसके रिस्पॉन्स में। यानी कि जब इनपुट में चेंज आ रहा है तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, सिंपल सी बात ये। सो ये लॉ ऑफ रिटर्न है। और इसमें फिर 3 तरह के रिटर्न्स आ जाते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ये हमें बताता है कि आउटपुट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है इनपुट के मुकाबले में, जितना इनपुट बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और उसके अलावा जो कांस्टेंट रिटर्न है वो हमें बताता है कि आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है प्रोपोर्शनेटली विद इनपुट, यानी कि जितना इनपुट बढ़ रहा है उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। और जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है ये जो है रिड्यूस करता है एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, यानी कि एडिशनल इनपुट से हमें लेस प्रोपोर्शनल आउटपुट मिल रहा है, यानी कि एडिशनल इनपुट में जितना इजाफा हो रहा है उतना आउटपुट नहीं मिल रहा हमें। सो ये इनएफिशिएंट सिचुएशन को बता रहा होता है। और रिटर्न टू स्केल को अब अगर हम थोड़ा समझें
तो रिटर्न टू स्केल से मुराद एग्जामाइन करना चेंजेस जो आती हैं इनपुट के अंदर, जब तमाम इनपुट जो होते हैं वो स्केल्ड हो साइमल्टेनियसली। सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है जब आउटपुट ग्रो होता है ज़्यादा इनपुट से, कांस्टेंट रिटर्न जब आउटपुट मैच करता है इनपुट, और डिक्रीजिंग रिटर्न जब आउटपुट ग्रो होता है इनपुट के मुकाबले में कम। सो नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन आइसोकॉर्न एंड आइसोकॉस्ट कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम इसकी बात करें, ये जो क्या है, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन that shows the relationship between input quantities and resulting output। relationship show कर रहा होता है ये input quantity और जो output होता है उसके दरमियान, और कुछ ये इसका फार्मूला इस तरीके का फार्मूला होता है जैसे कि Q इज इक्वल्स टू F बाय L K, जहाँ पर Q जो है आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी इसको कह सकते हैं, एफ फंक्शन है स्मॉल एफ जो है, और एल जो है वो लेबर है, और के जो है वो कैपिटल, यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये इस चीज़ को बता रहा है कि आउटपुट इज़ द फंक्शन, या फिर क्वांटिटी आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है कि जो आउटपुट असल में मिल रहा है वो हमें किन से मिल रहा है, लेबर और कैपिटल के ज़रिए मिल रहा है, जो कैपिटल और लेबर जो इनपुट है उसके ज़रिए मिल रहा है। आइसोकॉन्स होते हैं ऐसे कर्व्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन इनपुट्स का, ऐसे इनपुट्स का जिनसे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा होता है, और हेल्प करते हैं ये फर्म्स को अंडरस्टैंड करने में जो इनपुट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी होती है लेबर और कैपिटल के दरमियान। इसके अलावा आइसोकॉस्ट कर्व होते हैं जो कि तमाम ऐसे कॉम्बिनेशन को बताते हैं इनपुट के जो कि इनकर करते हैं सेम टोटल कॉस्ट पे। आइसोकॉस्ट में सेम कॉस्ट की बात की जा रही है। और प्रोडक्शन ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट की हम बात करें तो वो होता है जहाँ पर एक आइसोकॉन्ट टेंजेंट करता है एक आइसोकॉस्ट कर्व को इंडिकेट करते हुए जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है इनपुट का एक गिवन आउटपुट लेवल के लिए, और ये टूल्स एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट और इनपुट यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजीज। सो लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इससे मुराद क्या होता है कि it is the optimal mix of input minimizing cost while maintaining desired output level। यानी कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से मुराद एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा ऑप्टिमल मिक्स होता है इनपुट्स का होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम किया जाए, लेकिन साथ में जो डिज़ायर्ड आउटपुट लेवल्स है उसको भी मेंटेन किया जाए, वो बरकरार रहेगा लेकिन कॉस्ट को मिनिमम किया जाएगा। और ये रेशियो जो है ये होता है जब रेशियो जो है मार्जिनल प्रोडक्ट टू मार्जिनल प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज़ इक्वल, यानी कि ये कुछ ऐसा है जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ लेबर, और वो जो है बराबर है किसके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल के। सो अचीव करना इस बैलेंस को इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज यूज़ होते हैं एफिशिएंसी के साथ भी और इफेक्टिवली भी, कॉस्ट इफेक्टिवली बल्कि। फर्म एनालाइज करती है इनपुट प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट के डिटरमाइन करें मोस्ट इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन जो कि क्रूशल है मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रल है प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए और रिसोर्स एलोकेशन के लिए, एनेबल करता है फर्म्स को कि ऑप्टिमाइज़ करें उनके ऑपरेशन और रिड्यूस करें अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये इलस्ट्रेट कर रहा होता है मैक्सिमम फिजिकल जो आउटपुट कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू गुड दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि पीछे भी थोड़ा बहुत आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया गया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है असल में ये शो करता है क्या, मैक्सिमम फिजिबल आउटपुट शो करता है, मैक्सिमम फिजिबल जो आउटपुट कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। अब एक ऐसा कर्व कि इसके ज़रिए हम दो गुड्स को नॉर्मली तौर पे दिखाते हैं कि दो जो गुड्स हैं उनको उनका जो कॉम्बिनेशन है उनका
प्रोड्यूस किया जा रहा है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का, तो अब एक गुड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो दूसरे की तादाद में कमी आ जाएगी, ये चीज़ होती है। और इसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पॉइंट होते हैं। पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट एफिशिएंट प्रोडक्शन। अब अगर पॉइंट इस कर्व के ऊपर आए, जो कर्व बना हुआ है, तो ये तो एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है जो कर्व के अंदर का हिस्सा है, तो वो फिर शो करेगा रिसोर्स की अंडर यूटिलाइजेशन। इसके अलावा ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाती है। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर, हाईलाइटिंग ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अब एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा। यही चीज़ ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बता रही है। एक के बदले दूसरी चीज़ कर लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ का यही कॉन्सेप्ट है ना, कि एक के बदले दूसरी चीज़ कर लेना, तो वो भी एक कॉस्ट दी जा रही है। जब एक के बदले दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो वो भी एक कॉस्ट है, भले ही वो कॉस्ट पैसों में नहीं है, लेकिन वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे के अंदर कमी आएगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होता है कि आउटवर्ड शिफ्ट हो जाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और मोर रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये कर्व आउटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये एक कर्व है लेकिन ये इस तरह आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर ये इस तरह आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि रिसोर्सेज में इजाफा हुआ है या फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तब। अब कंक्लूड करते हैं आज के इस लेसन को। सो प्रोडक्शन इनपुट और फैक्टर्स आपको करवाए गए कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बता दी कि कैसे फर्म जो है वो यूज़ करती है इनपुट को एफिशिएंटली तौर पे, ताकि प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विसेज। जितना ज़्यादा बेहतर इनपुट को एफिशिएंसी के साथ यूज़ किया जाएगा उतने ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे गुड्स और सर्विसेज। ऑप्टिमाइजेशन टूल होंगे, ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टूल्स हैं जैसे कि आइसो कॉन्ट्स हैं और आइसो कॉस्ट। आइसो कॉन्ट की बात करें तो इक्वल क्वांटिटी, आइसो कॉस्ट की बात करें तो इक्वल कॉस्ट। और ये ऐसे कर्व हैं कि विजुलाइज किया जाता है, इनके ज़रिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिवली तौर पे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी की हम बात करें तो मास्टर करना प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, कॉस्ट और सपोर्ट होती है सस्टेनेबल ग्रोथ में। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।